पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या इंडिया अलायंस पार्टनर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सत्ता में हिस्सेदारी साझा नहीं करने की जिद के चलते नहीं रुक रहा बीजेपी का चुनावी विजय रथ? सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी की जिद और अहंकार ने टीएमसी की नाव डुबो दी और बीजेपी को बंगाल फतह करने का बड़ा मौका दे दिया? ममता अकेले अपने दम पर बंगाल जीतना चाहती थी। इंडिया अलायंस की पार्टनर होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों को वहां भाव नहीं दिया और बीजेपी को जितनी वोट प्रतिशत टीएमसी से ज्यादा मिली है उतना ही वोट प्रतिशत बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों को मिला है। ममता के मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस वाम दलों ने बड़ी सेंधमारी की है। ऐसे में सवाल उठता है, इंडिया अलायंस के पार्टनर आपस में भिड़ते लड़ते रहेंगे तो कैसे वे कभी बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगे? आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी ने अभी से 2027 में उत्तर प्रदेश के अलावा 6 अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल उठता है, कहां है इंडिया अलायंस? उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष से बीजेपी की सरकार है। बंगाल के बाद बीजेपी की नजर अब उत्तर प्रदेश पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार से सबक लेकर सम्मानजनक सीट समझौता करेगी या फिर सीट बंटवारे पर घमासान होगा या एकला चलेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही साथ मिलकर लड़े थे और बीजेपी को 36 सीटों पर ही समेट दिया था। ऐसे में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जिस जमीन को 2024 में खो दिया उसे हासिल करने के लिए वो कोई मौका नहीं छोड़ेगी। यूपी के अलावा 2027 की शुरुआत में पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस के दल ऐसे ही आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के मजबूत गढ़ में जाकर चुनाव लड़ते रहे, सेकुलर वोट बैंक में विभाजन होता रहा तो जाहिर है बीजेपी के विजय रथ को रोक पाना इंडिया ब्लॉक के लिए असंभव होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस के 3 पार्टनर तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और कांग्रेस अलग अलग लड़े और नतीजा हम सबके सामने है। 293 विधानसभा सीटों में से 207 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी को 45.84% वोट मिले, जो कि 2021 के विधानसभा चुनाव से करीब 8% ज्यादा है, जबकि टीएमसी को केवल 80 सीटों पर ही कामयाबी मिली और तृणमूल कांग्रेस को करीब 41% वोट मिले हैं, जो कि 2021 के विधानसभा चुनाव में मिले 48% वोट से 7% कम है। बंगाल में वामपंथी दलों को करीब 5% और कांग्रेस को करीब 3% वोट मिले हैं। यानी जितनी वोट प्रतिशत ना मिलने से टीएमसी के हाथों से बंगाल की सत्ता चली गई, उतनी ही वोट प्रतिशत वाम दलों और कांग्रेस को मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी के इंडिया अलायंस पार्टनर को साथ लेकर नहीं चलने के फैसले के चलते उन्हें बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक का गठन किया गया था। तब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस गठबंधन के हिस्सा थे। गैर भाजपा दलों के विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक 24 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में हुई थी, जो नीतीश कुमार के पहल और उनकी अध्यक्षता में हुई थी। उस बैठक में लालू यादव तो थे ही, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भी बैठक में शामिल हुए, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस को छोड़ दिया और बिहार के महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ समझौता कर एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बनना चाहते थे, जिस पर ममता बनर्जी ने वीटो लगा दिया, जिसके बाद वे इंडिया अलायंस से अलग हो गए। और नतीजा देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 सीटें जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका
हालांकि बीजेपी की सीटें जरूर घटकर 240 पर आ गई। इसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बन गई। 2024 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के महाअघाड़ी को करारी शिकस्त मिली। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में साथ लड़ने वाले कांग्रेस आम आदमी पार्टी का हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए समझौता नहीं हो सका, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस आप अलग अलग लड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में तो बीजेपी जीती ही, दिल्ली में बीजेपी का 27 सालों का वनवास खत्म हो गया। जबकि मोदी लहर जब चरम पर था, तब भी 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। 2025 में ही जब नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, तब आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर काफी सिरफुटव्वल हुआ। कई सीटों पर दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिला और नतीजा बिहार में एनडीए को विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली। और अब 2026 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस के दो बड़े सहयोगियों को बड़ा झटका लगा है। तो असम में कांग्रेस को जो शर्मनाक हार मिली है, उसमें कुछ हद तक योगदान जेएमएम और टीएमसी जैसे सहयोगियों का भी रहा है, जो वहां चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। तृणमूल कांग्रेस वैसे तो पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन वो त्रिपुरा, असम, गोवा में भी जाकर चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से राजनीति शुरू की, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई। आज उसकी पंजाब में सरकार है, जहां बीजेपी की नजरें जमी हुई है। आम आदमी पार्टी गुजरात, गोवा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी जाकर चुनाव लड़ती है, जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन के बड़े सहयोगी कांग्रेस को होता है। तो सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से इंडिया ब्लॉक कोई सबक लेगा, या फिर वो सेकुलर वोटों के बंटने या समान विचारधारा वाले दलों के वोट बैंक में बंटवारे को रोकने के लिए क्या एकजुट होगा? आने वाले दिनों में इस पर से पर्दा उठेगा। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।